हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी 2027 इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि क्या पैटर्न होने वाला है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम का, क्या जो है आपका सिलेबस। उसके बाद में हमने मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कस किया था कि 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है और तीनों सेक्शंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर जो है हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। मैंने ये भी आपको कहा था कि अगर आपने कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको सारा का सारा सिस्टम जो है वो समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको सारे के सारे नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि कितने तरीके के नंबर होते हैं और उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, उनकी जो ऐसे डेफिनेशन होती है, परिभाषा हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे ही आप नंबर देखेंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा नंबर है तो आप जल्दी से उसका जवाब दे देंगे। दूसरी चीज की मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो मैंडेटरी है। दूसरी चीज कि यहाँ पे मैं एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है उसको इतनी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपका एसएससी जीडी के अंदर एक भी नंबर जो है वो कट नहीं होगा। तीसरी सबसे मेन चीज कि इस चैनल के ऊपर पढ़ना किस तरीके से। जब मैं आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ समझा रहा होता हूं, जब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको बस पढ़ते जाना है। जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊं उस टाइम पे आप जो है वीडियो को रोक सकते हैं, उसके बाद में उसका जवाब दे सकते हैं, खुद सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। नोट्स की टेंशन जो है वो आपको नहीं लेनी है। सारे के सारे जो नोट्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। वहां पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी की सारी जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। हिंदी में जो है नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अब पहला जो नंबर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको प्राकृतिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक या फिर प्राकृत भी इसको बोलते हैं, प्राकृत। इस नंबर में एक से लेके ऐसे 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे करके ऐसे इनफाइनाइट तक, मतलब कि अनंत तक जितने भी नंबर जो कि कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके अंदर जीरो नहीं आता है। इसके अंदर माइनस की जितनी भी संख्याएं होती है ना, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, वो नहीं आती हैं। इसके अंदर जो पॉइंट वाली होती हैं जैसे कि 0.1 ये नहीं आती हैं। इसके अंदर जो भिन्न संख्याएं होती हैं, जो ऐसे डेसिमल जो भिन्न संख्याएं होती हैं, जो PYQ की फॉर्म में होती हैं, जो फ्रैक्शन संख्या होती है जैसे कि 7/11, ये वाली संख्या भी नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। पहला ही हमारा ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर जो है वो है होल नंबर। दूसरा होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, समझ में आना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर मैं 0 और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब कि यहां तक तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, जो प्राकृत संख्या है यहां तक तो सारी की सारी वही है। अगर उसमें एक 0 भी आगे ऐड कर दें तो वो होता है होल नंबर, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो आते हैं इंटीजर। इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे थे, और इसकी अगर मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं के अंदर डेसिमल यानी कि 0.1 ये नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं के अंदर जैसे कि 7/11 हो गया, ये भी नहीं आता है। 5/13 हो गया, कुछ भी ऐसे जो फ्रैक्शन में है ना, जो भिन्न में दी हुई है, वो कोई भी चीज इसके अंदर नहीं आती है। इसके अंदर सिर्फ यही आते हैं कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस इतना ही इसके अंदर आता है। इंटीजर की अगर मैं बात करता हूं तो इंटीजर के अंदर माइनस की भी संख्याएं आती हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 भी इसमें आता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये भी इसके अंदर आता है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें ना तो 0 से लेके ये आगे की जितनी भी संख्या है ये तो होल नंबर ही है। यहाँ पे अगर आप देखें होल नंबर में 0 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ पे तो वो सेम की सेम ही है यहां तक। इसके इधर में अगर मैं नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो इंटीजर हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। 4 नंबर के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इंटीजर का आपको समझ में आ गया।
इंटीजर के बाद में मैं बात करता हूं रैशनल का, ठीक है, रैशनल जिनको कि परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं। रैशनल में आपको मैं दो चीजें बताता हूं। ये जो इंटीजर आपको दे रखा है ना, इंटीजर की जितनी भी सारी संख्याएं हैं ये सारी की सारी रैशनल में आती हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी रैशनल में आती हैं। इसके अलावा रैशनल में क्या क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा -5/11 ये भी रैशनल में आएगा, 6/11 ये भी रैशनल में आएगा, 0.1 ये भी रैशनल में आएगा। मैंने लिखा 7 तो वो तो यहाँ पे काउंट हो ही जाएगा, 5, 6 और 7 वो भी रैशनल में आएगा। तो ये सारे जितने भी नंबर है ये रैशनल में आएगा। रैशनल की एक डेफिनेशन होती है जिसमें कि लिखा जाता है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे P जो है वो क्या है, P इंटीजर है, मतलब पूर्णांक संख्या है कि P की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -5, -4 माइनस की जितनी भी संख्याएं होती है ना, जो ऐसे कंप्लीट संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं कि दशमलव वाली या फिर फ्रैक्शन वाली, भिन्न वाली, वो संख्याओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो माइनस में जितनी भी संख्याएं होती है ना, -5, -3 जो ऐसे पूरी होती हैं, पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती हैं, वो P की जगह आ सकती हैं। Q की जगह भी सेम -P, Q की जगह पे जितने भी ऐसे पूर्णांक होती है ना, जो -3, -2, 1, 0 जो है वो Q की जगह नहीं आ सकता। बाकी सारी की सारी इंटीजर आ सकते हैं 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल लिखें जैसे कि 13/19, तो 13 जो है वो भी एक इंटीजर है और 19 जो है वो भी एक इंटीजर है। 13 ये 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब कि अनिश्चित है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर वो किसको कहते हैं कि 1 से आप काउंटिंग शुरू कर दो, 1, 2, 3, 1, 1 जोड़ते जाओ और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। इसमें 0 नहीं आता है, इसमें नेगेटिव के नंबर नहीं होते हैं, इसमें डेसिमल यानी जो दशमलव वाले वो नहीं होते हैं, इसमें जो भिन्न संख्याएं होती हैं जो ऐसे बट्टा में दी हुई होती है वो इसमें काउंटिंग नहीं होती। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि होल नंबर जो होता है, अगर मैं नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 से काउंटिंग कर रहे थे, अगर मैं 0 से काउंटिंग शुरू कर दूं तो वो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर पूर्णांक किसको कहते हैं कि पहले हम 0 से काउंटिंग कर रहे थे, अब अगर मैं नेगेटिव की ओर साइड काउंट करने लग जाऊं तो वो जो है हमारा पूर्णांक हो जाएगा। रैशनल में जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो इंटीजर जितने भी दिए हुए हैं वो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। उसके बाद में अगर हम बट्टा जितने भी संख्याएं होती हैं जैसे कि 6/11, 0.1 मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, ठीक है, ये रैशनल हो गया। अब इसके बाद में मैन जो आता है वो होता है इररेशनल, ठीक है, इररेशनल जिसको कि हिंदी में अपरिमेय बोलते हैं। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं आज आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी परिमेय संख्याएं, जो रेशनल नंबर जितने भी है ना सारे के सारे, ये जो -5 वाला है, -4 है, ये 5/11, इन सबको छोड़ दो। जितने भी ये रेशनल नंबर है इन सबको छोड़ दो। इनके अलावा जो नंबर आपके दिमाग में आते हैं जैसे कि पाई हो गया, अब पाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमें बताया जाता है कि 22/7 जो है वो इसकी वैल्यू है, बट 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 22/7 हम यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर ताकि हमें एक मतलब एस्टिमेट मिल जाए कि लगभग जो हमारा आंसर है वो मिल जाए कि 22/7 आप यूज कर लो। पर 22/7 इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू 3.14159 ऐसे आगे बढ़ती जाती है, रिपीट नहीं होती है। अगर मैं यहां पे बात करता ना कि 3.14141 इस तरीके से अगर वैल्यू होती तब तो वो जाके रैशनल हो जाती, क्योंकि रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सेम जो है वो पैटर्न आ रहा है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रही है 3.14159 और फिर आगे जो है वो भी अलग अलग संख्याएं होंगी। दूसरी अगर मैं चीज करता हूं कि √2 जो है उसकी वैल्यू 1.41426569 इस तरीके से इसकी वैल्यू आगे आती जाती है। अगर यहाँ पे 1.414141 इस तरीके से होती तो वो रैशनल हो जाती, बट यहां पे कोई भी ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है। तो रैशनल और इररेशनल में अगर आपको फर्क देखना है तो उसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पे जितने भी इंटीजर होते हैं वो आते हैं, उसके बाद में जो ये बट्टा वाली संख्याएं होती है, जो फ्रैक्शन होता है वो सारा का सारा आता है, उसके बाद में जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी सिर्फ वही जिनको डिफाइन किया जा सकता है, जिनमें एक पैटर्न होता है। अब 0.1 है, इसको 1/10 लिख सकते हैं, दशमलव में आ सकता है ये, तो ये जो है ये रैशनल हो गया। बट वहीं अगर मैं इररेशनल की बात करता हूं, अपरिमेय संख्याओं की, तो पाई जो है उसकी वैल्यू 22/7 नहीं है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपसे सीधा पूछ लेना कि पाई क्या है तब आपको बोलना है कि पाई इररेशनल नंबर है।
उसकी वैल्यू 3.14159 इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। कोई भी पैटर्न नहीं है, आप पैटर्न नोटिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न नोटिस नहीं कर सकते हैं तो वो जो नंबर है वो अपरिमेय नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में रैशनल, इन सब के बाद में अगला जो हमारा नंबर आता है नंबर 6 है ना, नंबर 6 जो है वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर, तो अभी तक जितने भी हमने नंबर पढ़े, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा और रियल को ऐसे वास्तविक कहते हैं। हिंदी में भी मैं आपको लिख के दे देता हूं, वास्तविक संख्या हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृत, ठीक है, फिर उसके बाद में हो गया हमारा रैशनल, हो गया हमारा इर्रेशनल, हो गया फिर हमारा क्या बोलते हैं इंटीजर हो गया, इंटीजर्स, फिर हमारा होल नंबर हो गया, पूर्णांक, ये ये पूर्णांक है, और ये पूर्ण है, फिर इसके बाद में ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। इन सबको अगर आप काउंट कर दोगे, इन सबको एक साथ ले आओगे ना, तब जाके हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्या है, क्या एक वास्तविक संख्या है? यस, एक वास्तविक संख्या है। क्या एक होल नंबर है? यस, एक होल नंबर भी है। क्या एक प्राकृत संख्या है? यस, एक प्राकृत संख्या भी है। क्या एक जो है वो परिमेय संख्या है? यस, एक परिमेय संख्या भी है। क्या एक अपरिमेय संख्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर के बाद में जो अब हमें क्लासिफाई करना है वो आते हैं, पहला ओड और इवन, ये होता है विषम, ये होता है सम। तो सम और विषम नंबर में बताने, सम का एक सिंपल सा लफड़ा है कि अगर कोई भी संख्या है जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, 10, 12, 14, किसी भी संख्या के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है ना, अब कहोगे 0 में कैसे जाएगा? 0 में अगर आप 2 का भाग देते हैं तो 0 आता है, कुछ भी बचता नहीं है, तो 0 बार तो जा रहा है। तो 0 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है 0। उसके बाद में 2 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 1 बार जाता है, तो 2 क्या हुआ? 2 भी एक इवन नंबर हुआ। अगर मैं 4 की बात करता हूं ना, 4 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 2 का भाग देने पर 2 बार जाता है, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब वहीं पे अगर मैं 3 की बात करता हूं, 3 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 1 बार जाएगा और 1 बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1.5 आता है, कंप्लीट नंबर नहीं आता। अब यहां पे एक डाउट आता है, वो है कि भाई हमने -4 को 2 से डिवाइड किया, हमारा तो -2 आ गया, क्या ये जो -4 है ये सम होगा? बिल्कुल होगा। ये जो -4 है ये भी सम होगा। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से और हमारा जो आंसर है वो इंटीजर में आता है, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स में आता है, मतलब कि पूर्णांक संख्या में अगर पूर्णांक संख्या में हमारा नंबर आता है, पूर्णांक क्या होती है? माइनस से लेके 0 आती हैं और फिर पॉजिटिव वाली आ जाती है, यहाँ पे नेगेटिव वाली आ जाती है। तो अगर मैं -4 में 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो -2 आ रहा है, तो 4 माइनस का जो है वो भी एक सम संख्या है। अगर मैं -6 में 2 का भाग दे रहा हूं तो -3 आ रहा है, क्या -6 जो है वो सम संख्या है? बिल्कुल, -6 एक सम संख्या है। अब कईयों के दिमाग में ये आता है कि भाई 0.22 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 0.11 आता है, क्या 0.22 जो है वो सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 0.22 सम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे हमने बोला है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक को अगर आप तोड़ते हैं ना तो पूर्ण अंक होना चाहिए। ये जो है ये डेसिमल में है। हमने पहले ही जब पढ़ के आए थे ना, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, हम जब कहां पे गया, हाँ ये रहा, हम जब पढ़ के आए थे कि इंटीजर में क्या होता है, तो इंटीजर में ऐसे कंप्लीट नंबर होना चाहिए, -5, -4, -3, -2, 0। यहां पे कहीं पे भी आपको डेसिमल नहीं देखने को मिलेगा। तो जो मैंने डेफिनेशन दी है अभी के टाइम पे कि सम संख्या में इंटीजर होना चाहिए, तो ये 0.22 ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो पूर्णांक ही नहीं है, तो ये तो होने से रहा। फिर हम बात करते हैं विषम संख्या की। तो जितने भी नंबर, जितने भी इंटीजर, सिंपल सी बात है, जितने भी इंटीजर अगर उनमें आप 2 से भाग देते हैं और कुछ बच जाता है, जैसे कि -3 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 1 बार तो माइनस का पूरा जाएगा, फिर जो है माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो एक विषम संख्या है। -3 जो है वो एक विषम संख्या है। फिर एग्जांपल लेते हैं 3 का।
या फिर 7 का एग्जाम्पल ले लो, तो 2 से अगर मैं भाग देता हूं 3 बार तो पूरा पूरा जाता है, पर 1 बच जाता है। बचना कुछ भी नहीं चाहिए अगर आपको सम जो है उसको साबित करना है इसके लिए। तो अगर मैं ओड और इवन की लिस्ट बना देता हूं एक, ठीक है, अगर मैं ओड और इवन की लिस्ट बनाता हूं तो ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं जो हैं वो होंगी अपनी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 और क्या 11, 13, 15, इनमें 2 का भाग नहीं जाता। ये जो है ओड संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी। सम संख्या जिनको कि इवन भी बोलते हैं वो क्या है, 0 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6, 8, 12 और फिर क्या 14, फिर 16, फिर 18, ये सारी भी जितनी भी संख्याएं ये सारी की सारी सम हो गई। हमने सम और विषम इन दोनों का पढ़ लिया, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। अब इसके बाद में आते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम जो है वो होते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, और ये होती है भाज्य। अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता हो, अभाज्य नंबर से पढ़ो आप, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको आप पढ़ो। अभाज्य, भाग नहीं जाने वाला, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइम। भाग ना जाने से मेरा मतलब है कि जैसे आपने 7 का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 7 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 7 का खुद का भाग जाएगा। 1 के और खुद के अलावा, क्या कह रहा हूं मैं कि 1 के और खुद के अलावा, ये 7 खुद है ना, इन दोनों के अलावा अगर किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं 11 का, 11 के अंदर 1 का भाग जाता है, 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 11 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या होगी, वो भी एक प्राइम नंबर होगा। तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं 9 का, 9 के अंदर 1 का भाग जाता है, 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, 9 के अंदर 9 का भाग जाता है, 1 का तो भाग जा ही रहा है, खुद का भाग जा रहा है, और उसके अलावा एक और संख्या है जिसका भाग जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोल देंगे। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि 15 है, 15 के अंदर 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 15 का खुद का भाग जाता है। 1 को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो, इसके अलावा अगर किसी भी नंबर का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। भाज्य से समझो कि भाग जाने वाली, वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो। अगर मैं 13 का एग्जाम्पल लेता हूं तो 13 के अंदर 1 का भाग जाता है, 13 के अंदर 13 का भाग जाता है, तो अगर 1 का भाग जाता हो और खुद का भाग जाता हो पर तीसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें भी आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि 0 जो है वो क्या है, 0 इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि 0 में 1 का भाग नहीं जाएगा। 0 में 1 का किस तरीके से भाग दोगे आप, 0 में 1 का भाग नहीं जाएगा, 0 में खुद का भाग नहीं दे सकते आप। फिर मैं बात करूं 1 की, 1 को भी इसमें एक्सक्लूड है, मतलब कि 1 को भी इसमें नहीं गिना जाता है। तो इनके अलावा जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 2 से आप काउंटिंग शुरू करो, 2, 3, 4, 5, इनमें हमें डिफरेंस बताना होता है कि कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से कॉम्पोजिट है, कौन कौन से अभाज्य हैं और कौन कौन से भाज्य हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि भाई ओड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, सम विषम आपने देख लिया, भाज्य अभाज्य, कॉम्पोजिट और प्राइम आपने देख लिया। अब जो एक अलग तरीके के नंबर आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो नंबर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा इसको पढ़ के। मैं आपको बता देता हूं, ये होते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण, बिल्कुल ही ऐसे कंप्लीट ही नंबर, ठीक है। पहला मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इस तरीके से ऐसे रश नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। आपने एक एग्जांपल लिया 7 का, एक एग्जांपल मैं लेता हूं 6 का, एक लेता हूं मैं 8 का, एक मैं लेता हूं 9 का एग्जांपल, एक मैं लेता हूं 28 का एग्जांपल, ठीक है। 7 को आपको ये देखना है कि 7 में 7 को नहीं गिनना है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो करना है आपको। 7 में 7 को नहीं गिनना, फिर आपको देखना है कि 7 के अलावा 7 में किस किस चीज का भाग जाता है। तो 7 के अंदर 1 का भाग जाता है, क्या 7 के अंदर 2 का भाग जाता है, 7 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। क्या 7 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 7 के अंदर 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 7 के अंदर 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। 7 के अंदर 7 के अलावा सिर्फ 1 का भाग जाता है। तो अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 7 नहीं आएगी। इसका मतलब 7 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर होने के लिए फिर क्या चाहिए, ये दिमाग में आता है। तो मैं आपको बता देता हूं 6 जो है उसका आप देखो कि 6 में 6 को नहीं गिनना है।
आपको बस इतना देखना है कि 6 के अंदर किस किस की चीज का भाग जाता है। आप देखा 1 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है यार, 2 का भाग 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग 3 का भाग भी जाता है। क्या 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। और 6 तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि खुद जो नंबर है उसको हमें ऐड नहीं करना है। अब ये जिन जिन का भाग जाता है उनको ऐड कर लो कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इनको जोड़ने पे हमें 6 मिलता है। तो जो नंबर है, अगर भाग जाने वाली संख्याओं को हम जोड़ते हैं और उनका एडिशन 6 आ जाया, मतलब उनका एडिशन उस नंबर के बराबर आ गए। अगर हमने 6 को तोड़ा, जैसे कि 1 का भाग गया, 2 का भाग गया, 3 का भाग गया, 4 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, तो जिन जिन का भाग गया उनको हमने जोड़ा और जोड़ने पे हमें वही नंबर मिल गया। इसका मतलब 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। 8 से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 8 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 8 को हमने तोड़ा, 1 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 1 का तो सारी चीजों में जाएगा, 2 का भाग बिल्कुल जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, यस 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। 8 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 को भी नहीं लिया था, यहाँ पे हमने 7 को भी है वो नहीं लिया था। नहीं लेना है, 8 को भी नहीं लेना है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, जब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी डिटेल में हमने पढ़ा है। जो जो नंबर का भाग जाता है उनको ऐड कर दो। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, ऐड करने पे 7 आता है। 8 नहीं आता, 8 नहीं आता। अगर 8 नहीं आता तो 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद में अगर मैं 9 की बात करता हूं, 9 में 1 का भाग जाता है सर, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 8 का, इन दोनों का भी नहीं जाता। तो जिन जिन का भाग जाता है उनको ऐड करो। 1 को ऐड किया प्लस 3 को ऐड किया, कितना आता है? 4 आता है। 4 क्या 9 के बराबर होता है? नहीं होता। तो 9 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 का मैं एग्जांपल लेता हूं। 28 में यहां पे आपको लिख के समझा रहा हूं। 28 में क्या 1 का भाग जाता है? यस जाता है। क्या 2 का भाग जाता है? यस जाता है। क्या 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 4 का भाग जाता है? नहीं, यस जाता है, जाता है। 4 का भाग जाता है, 7 बार जाता है, ठीक है। 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का भाग यस जाता है, 8 का भाग नहीं जाता, 9 का भाग नहीं जाता, 10 का भाग नहीं जाता, 11 का भाग नहीं जाता, 12 का, 13 का, इन दोनों का भी भाग नहीं जाता, और 14 का भाग जाता है। इसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे उनमें से किसी का भी 28 में भाग नहीं जाएगा। 28 को हम रख नहीं सकते। जिस तरीके से यहाँ पे हमने 9 को नहीं रखा, 8 को नहीं रखा, 6 को नहीं रखा, 7 को नहीं रखा, उसी तरीके से यहाँ पे 28 को भी नहीं ऐड करेंगे। जिन जिन का भाग जाता है उनको ऐड कर लो। 1 प्लस 2 का भाग जाता है, प्लस 3 का भाग नहीं जाता, 3 नहीं ऐड करेंगे। 4 का जाता है, 4 प्लस कर लिया। 7 का जाता है, 7 को प्लस कर लिया। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 7 का जाता है और 14 का जाता है। इन सब को जब आप ऐड करोगे उसकी वैल्यू 28 के बराबर आएगी। इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। किसी भी तरीके से अगर आपको देखना है ना, 15 को देख लो आप। 15 के अंदर 1 का जाता है, 15 के अंदर 3 का जाता है, 15 के अंदर 5 का जाता है। 15 को खुद को हम रखेंगे नहीं, तो 1 को, 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 5 8 और 9 आती है इसकी वैल्यू, 15 नहीं आती। अगर इसकी वैल्यू इस नंबर के बराबर नहीं आती है, इसके गुणनखंडों की वैल्यू ऐड करने के बाद में इसके खुद के बराबर नहीं होती है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 7 का हमने देखा, 1 का नहीं 1 का जाता है और 7 का खुद का हम ऐड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू 1 आई, 7 के बराबर नहीं है, तो ये 7 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 5 का नहीं जाता, तो 1 2 3 इनको हमने ऐड किया, वैल्यू कितनी आई? 6 आई। क्या 6 6 के बराबर है? बिल्कुल 6 6 के बराबर है। तो क्या हुआ? ये परफेक्ट नंबर है। 8 को अगर हमने देखा, 1 का गया, 2 का गया, 3 का नहीं गया, 4 का गया, 5 6 7 तीनों का नहीं गया, तो 1 को, 2 को और 4 को ऐड किया, कितनी वैल्यू आई? 7 आई। 8 नहीं आई, उस नंबर के बराबर नहीं आई। अगर उस नंबर के बराबर नहीं आई, इसका मतलब वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 का अगर मैं देखता हूं तो 1 का पूरा जाता है, 3 का जाता है, फिर किसी भी नंबर का नहीं जाता। 9 को हम रख नहीं सकते इसमें, तो 1 और 3 को मैंने ऐड किया, 4 आता है, 9 नहीं आता, उस नंबर के बराबर नहीं आता। इसका मतलब वो भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 का फिर हमने देखा कि 28 जो है उसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का, 7 का और 14 का, इतने नंबर का जाता है। ऐड किया, कितने है? 28 है। क्या 28 उस नंबर के बराबर है जिसके हमने गुणनखंड किए? यस, 28 उस नंबर के बराबर है जिसके हमने गुणनखंड किए। तो क्या ये परफेक्ट नंबर हुआ? यस, ये परफेक्ट नंबर हुआ। फिर मैं बात करता हूं 15 की। ये रहा हमारा 15। 15 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। उसके अलावा किसका भाग जा रहा है?
उसके अलावा किसी भी नंबर का भाग नहीं जा रहा। 15 को हम खुद को रखेंगे नहीं तो उसकी जो वैल्यू आती है ऐड करने पे वो 9 आती है। क्या वो उस नंबर के बराबर है? क्या वो 9 15 के बराबर है? वो 9 15 के बराबर नहीं है। तो क्या 15 एक परफेक्ट नंबर है? 15 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो होता है को प्राइम। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं रिलेटिवली प्राइम या फिर सहभाज्य अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, अभाज्य है ये, है यहां पे, अभाज्य संख्याएं। अब जब ये नंबर पढ़ते हैं प्राइम लिखा हुआ है, अभाज्य लिखा हुआ है, मतलब अभाज्य ही होंगी, अभाज्य नहीं होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है अभाज्य हो, अभाज्य हो सकती है पर जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 7 लिया, आपने 13 लिया। क्या 7 एक अभाज्य संख्या है? यस, 7 एक अभाज्य संख्या है। क्या 13 एक अभाज्य संख्या है? यस, 13 एक अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड कर लो, इसको तोड़ दो अब। ठीक है, इसको हमने तोड़ा। 7 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। 7 के अंदर 7 का भाग जाता है। 13 के अंदर 1 का भाग जाता है। 13 के अंदर 13 का भाग जाता है। इन दोनों में एक को छोड़ के, अगर आप देखें, एक को छोड़ के कोई भी नंबर आपस में मिल नहीं रहा है। अगर एक को छोड़ के कोई भी नंबर नहीं मिलता है, इसका मतलब ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो 7 और 13 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया, मैं आगे समझाता हूं आपको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 8 और 15 का। क्या 8 और 15 सहअभाज्य को प्राइम नंबर है? ये सहअभाज्य बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। को प्राइम नंबर है क्या ये? इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 8 में किस किस का भाग जाता है। 8 में 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 8 के अंदर 2 का भाग जाता है। 8 के अंदर 4 का भी भाग जाता है और 8 के अंदर खुद 8 का भी भाग जाता है। 15 के अंदर 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। अब हमें इतना ही देखना है कि उस खुद को नंबर को जो है वो तो मिलने से रहा, तो हमें ये देखना है कि 1 और 1 दोनों में एक ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये जितने भी बाकी के नंबर है 2 4 8, इसमें भी 2 4 ये 3 5 और 15 ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में को प्राइम हो गए। मतलब कि 8 को मैंने सबसे पहले तोड़ा, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया। इन चारों नंबर्स के 8 के अंदर भाग जाते हैं। दूसरा जो मैंने देखा कि 1 आया, 3 आया, 5 आया और 15 आया, इन सब के 15 में भाग जाते हैं। आप 1 से डिवाइड करो 15 बार जाएगा, आप 3 से डिवाइड करो 5 बार जाएगा, आप 5 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, अब 15 से डिवाइड करो 1 बार जाएगा। मतलब 15 में इन सभी नंबर्स का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर मैं सिमिलरिटी की बात करता हूं तो 1 और 1 इसको छोड़ दो, ये तो सारे में ही सिमिलर होंगे ना। कि आप यहां पे भी देखें तो 1 1 तो सारे में ही सिमिलर होते हैं। 1 का भाग तो सभी में जाता है, 1 को छोड़ दो आप। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं हमें देखना है कि क्या इनमें कोई भी कॉमन नंबर है क्या। इनमें अगर कॉमन नंबर नहीं है तो ये जो है आपस में को प्राइम हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने इस तरफ लिखा 15, इस तरफ लिखा मैंने 9। 15 को मैंने तोड़ा, 15 में 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? यस, 15 में 3 का भाग जाता है। क्या 15 में 5 का भाग जाता है? यस, जाता है। क्या 15 में 15 का भाग जाता है? यस। ये गुणनखंड हो गए इसके। 3 को मैंने देखा, क्या 9 को मैंने देखा, 9 में 1 का जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 9 का खुद का भाग जाता है। अब 1 को तो हमें देखना ही नहीं है, 1 जो है उसको तो हमें देखना ही नहीं है। 1 तो सारे में ही कॉमन है, 1 को हमने नहीं देखना। 5 और 15 ये इसमें आपको नहीं मिल रहे। ठीक है, 3 एक ऐसी चीज है, 3 एक ऐसी चीज है जो दोनों में मिल रही है। 1 के अलावा और ये नंबर के अलावा 1 को छोड़ दो, 1 जो है उसको छोड़ दो। 1 को हमें नहीं काउंट करना है कि 1 मिल रहा है सर, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है सर, ये तो को प्राइम कर दो सर, ये तो को प्राइम नहीं। 1 नहीं ऐड करना, 1 को नहीं देखना। 1 हो गया, 1 को साइड कर दो। अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर गुणनखंडों में आपको दिख जाए, गुणनखंड किस तरीके से करने हैं? गुणनखंड को करने का सिंपल सा, गुणनखंड वैसे बोल रहा हूं मैं, इसको करने का सिंपल सा है कि किस किस का भाग जाता है। 15 में 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 5 का जाता है, खुद 15 का जाता है। टुकड़े हो गए, इनको देखना है। 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ एक नंबर आया है जो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में को प्राइम नहीं हो सकते। सिंपल सा है। 7 को और 13 को हमने देखा, 1 और 7 आया, 1 को छोड़ दो, 1 तो सारे में ही आएगा। क्या 7 और 13 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, तो ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 8 और 15, अब यहाँ पे 8 देखो आप, 8 जो एक भाज्य संख्या है, यहाँ पे अभाज्य लिखा ही हुआ है, बस नाम का अभाज्य है, बट ये 8 जो है ये एक भाज्य संख्या है।
8 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 15 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, 15 में भी भाग जाता है इन सब का, आप ये देखो। पर इनके जब हम टुकड़े करते हैं ना कि किस किस का भाग जाता है, तब एक के अलावा कोई भी इनमें सिमिलैरिटी नहीं मिलती है। और एक के अलावा अगर आपको कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती है तो वो आपस के अंदर को प्राइम नंबर हो जाते हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया 15 और 9 का। यहां पे अगर हमने टुकड़े किए 1 3 5 15, 1 3 9, हमने टुकड़े किए, एक को तो हमें देखना ही नहीं है, एक को हमें नहीं देखना, एक को भूल जाओ। उसके अलावा हमने देखा कि यार यहाँ पे तो 3 भी कॉमन आ रहा है। अगर ये यहाँ पे कोई भी कॉमन आता है ना एक के अलावा, इसका मतलब है कि 15 और 9 आपस में को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये जो क्रॉस लगा है ना इतना बड़ा बड़ा, ये नहीं हो सकते। इसके अलावा आगे अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है बहुत ज्यादा। इसके अलावा अगर हम नंबर बात करते हैं, सारे सारे नंबर जो है वो हो चुके हैं। एक नंबर जो है वो बचा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर्स, ट्विन क्या होते हैं? जुड़वा होते हैं। तो जुड़वा लिख लो आप, जुड़वा संख्या, ट्विन नंबर्स ये हो गए। अब ट्विन नंबर्स से मेरा क्या मतलब है? ट्विन नंबर जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ट्विन नंबर में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर जो है वो होना चाहिए। प्राइम कौन कौन से हैं? प्राइम में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 9 नहीं आता सॉरी, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, कितना 23 आता है, और फिर आगे कौन सा आता है? 26 नहीं आता, 27, 28, 29 ये भी आता है, 31 आता है, 41, ये सारे के सारे, 37 भी आता है, फिर कौन सा 33 तो नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35, 36, 37, 38, 39 भी नहीं होता, 40 भी नहीं होता, 41 और 43 आता है। ये जो है अभाज्य होनी चाहिए। ट्विन नंबर्स में सबसे पहली जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब जो है हमें ये देखना है कि 3 जो है और 5 जो है इनके बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। इससे बड़ा गैप हो सकता है, इससे छोटा गैप नहीं हो सकता। कि इनके बीच में सिर्फ एक नंबर है 4, इनके बीच में सिर्फ एक नंबर है 4, वो एक ही नंबर आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो ये ट्विन नंबर होंगे। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं 5 और 7 का मैं एग्जांपल लेता हूं, इनके बीच में सिर्फ 6 एक ही आ रहा है, एक ही नंबर। जिन दो नंबर्स के बीच में, जिन दो प्राइम, जिन दो अभाज्य नंबर के बीच में सिर्फ एक ही नंबर हो, उन दोनों का जोड़ा बना दो। उन दोनों का जो जोड़ा होगा वो ट्विन नंबर होगा, वो जुड़वा नंबर होगा, वो जुड़वा संख्या होगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 11 और 13 में क्या दिक्कत है? 11 और 13 में सिर्फ 12 एक आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है ना, सिर्फ एक ही तो आ रहा है। तो ये जो है आपस में ट्विन नंबर हो गए, क्या दिक्कत है? 17 और 19 ये दोनों आपस में कितने हैं? 18 एक ही आ रहा है, बीच में एक ही नंबर आ रहा है, आपस में लिख दो, क्या हो गए? ट्विन नंबर हो गए, जुड़वा नंबर हो गया। इसके अलावा 19 और 23 को अगर मैं लिखता हूं, 19 और 23 ये ट्विन नंबर नहीं होंगे, ये ट्विन नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर 20 भी आता है, 21 भी आता है और 22 भी आता है। 3 नंबर आ गए। मुझे चाहिए कि एक ही नंबर होना चाहिए। 41 और 43 ये ट्विन नंबर है, इनके बीच में सिर्फ 42 एक आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ये आपस में जुड़वा नंबर हो गए। यहीं पे आपकी पूरी क्लास खत्म होती है। एक बार रिवीजन करेंगे, बस एक बार रिवीजन करेंगे, सारा का सारा समेट देंगे, एग्जाम्पल के साथ में, परिभाषा के साथ में, डेफिनेशन के साथ में, सवालों के साथ में, सारा का सारा समेट देंगे। देखते हैं कहां से हमने शुरू किया था। यहां पे तो ये सारा का सारा हम सिलेबस ही बता रहे हैं, ये तो पिछली क्लास का जितना भी है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये सारा का सारा पिछली क्लास का है। अगर पिछली क्लास में कोई भाई नहीं था तो जाके देख लेना, लिंक मैंने दी हुई है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये रहा ना, कहाँ पे गया उसके, ये रहा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, संख्या पद्धति की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सभी को मिला दो, इमेजिनरी इमेजिनरी सारी की सारी मिला दो, और मिलाने के बाद में जो नंबर बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं। पहला है रियल संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। दूसरे होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं?
दिमाग में आता है इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। इमेजिनरी में आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी सारी कुछ चीजें हैं नहीं, तो आपको मैं एक हिंट से समझा देता हूं कि इमेजिनरी कैसे होते हैं। जैसे कि रूट जो है, रूट -1 है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन जब सोल्व करनी होती है तब हम इसे आई से सोल्व करते हैं। आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है आपको। आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो होती है ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें हम इतना नहीं घुस रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूं, रियल नंबर हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं रियल नंबर। रैशनल, इररैशनल, इंटीजर, इन सब को मिला के जो बनता है वो रियल नंबर होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा, ये वाला लिखने दो मुझे, इसके बाद में हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल वही 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ले जाओ, जीरो काउंट नहीं करना, नेगेटिव काउंट नहीं करना, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। जीरो तो अपना अलग जीरो पढ़ा ही हुआ है। होल नंबर में क्या है कि नेचुरल के आगे जीरो लगा दो, 0 1 2 3 4 5, बस सारी की सारी जो है वो होल नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स, पहले हम इंटीजर्स पढ़ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में माइनस से संख्याएं शुरू होती हैं, 0 आता है, फिर 1 2 3, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस ये 8 लिख दिया मैंने, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस की इन्फिनिटी तक सारी की सारी संख्याओं को अगर मैं एक साथ लिख देता हूं तो वो सारी की सारी इंटीजर होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। फिर मैं बात कर लेता हूं कि नॉन इंटीजर वो क्या होता है। नॉन इंटीजर के अंदर अपनी आती हैं जो 5/11, जो दशमलव वाली संख्या है, वो नॉन इंटीजर के अंदर आती हैं। नेगेटिव इंटीजर की मैं बात करता हूं तो इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला होल नंबर है। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला होल नंबर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर में जीरो और जितनी भी पॉजिटिव, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी होल नंबर के अंदर काउंट होती है। उसके अलावा इंटीजर का जो पार्ट बच गया, जो माइनस की संख्या बच गई, उनको नेगेटिव इंटीजर्स एक कैटेगरी दी है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल हमने पढ़ लिया कि जो 5/11 हो गई, जो 6/11 हो गई, जो माइनस की 6/11 हो गई, जो माइनस का 5 हो गया, जो 6 हो गया, जितने भी इंटीजर, होल नंबर, प्राकृत संख्या, नेगेटिव, ये सारा का मिला के जितना भी होता है ये सारा का सारा रैशनल में जाता है। अगर मैं दशमलव की भी बात करता हूं ना, 0.1, ये डिफाइन किया जा सकता है, इसको परिभाषा दी जा सकती है कि 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। तरीका है लिखने का, भिन्न रूप में इसको लिखा जा सकता है, ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब 0.1 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 0.111111111 ये चलता जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो फिर इरेशनल क्या है, तो पाई जो है उसकी वैल्यू आती है 3.14, आगे कितना था 3.1415 कितना था, आगे जो भी चल रहा था। इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो जाता है। वहीं पे अगर पाई की जो वैल्यू है वो 3.141 यहाँ पे खत्म हो जाती ना, तो ये जो है वो रैशनल नंबर बन जाता। पर पाई की वैल्यू वो तो इनफाइनाइट तक चलती जाती है, उसका कोई रूटीन नहीं है। अगर 3.141414 इस तरीके से कुछ लिखा हो ना कि 1414 रिपीट हो रहा है, वो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। बट अगर 3.1423145 ऐसे कुछ आ रहा है, वो फिर इरेशनल में आएगा। कोई पैटर्न होना चाहिए एक, तभी हम उसको रैशनल के अंदर लिख सकते हैं। ये सभी को अगर मैं एक साथ में बोलूं ना, ये सभी को, तो वो रियल नंबर होते हैं। इन सभी को काउंट करें तो रियल नंबर होते हैं। क्या पढ़ा हमने, रियल के दो पार्ट, रैशनल, इरेशनल। रैशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया। इंटीजर, रैशनल के दो पार्ट, इंटीजर, नॉन इंटीजर्स। जो इंटीजर होते हैं उसमें वो माइनस वाली जो पूरी पूरी संख्याएं होती है ना, 5 6 7 8 माइनस वाली, ऐसे वो आ जाती है। नॉन इंटीजर जो बट्टा वाली संख्याएं होती हैं वो आ जाती हैं। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला होल नंबर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर में 0 1 2 3 4 वाली, तो जो माइनस की बच गई वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गई। होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है नेचुरल नंबर और जीरो को अलग रख दिया। तो वही था ना कि नेचुरल नंबर और उसके आगे जीरो ऐड करना, तो जीरो को अलग रख दिया और बचे हुए जो है वो नेचुरल नंबर हो गए। ओड और इवन की अगर हम बात करें, ओड इवन का मैंने बता दिया। ओड जो है विषम होती है, अगर 2 का भाग नहीं जाता ओड हो जाएंगी, अगर 2 का भाग जाता है तो वो क्या होगी, 2 का भाग अगर जाता है तो वो इवन हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। प्राइम और कॉम्पोजिट की अगर मैं बात करता हूं, 0 भी इसमें है। प्राइम की अगर मैं बात करता हूं, प्राइम क्या होता है, प्राइम अभाज्य होता है। प्राइम अभाज्य होता है मतलब कि अगर 1 का भाग जाता है और उस नंबर का खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता,
इसका मतलब वो एक प्राइम संख्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि 7 है, उसके अंदर 1 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक प्राइम नंबर है और तीसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। कॉम्पोजिट, जिसके अंदर 1 का भाग जाता है, जिसके अंदर उस संख्या का खुद का भाग जाता है, बट इन दोनों के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है। 9 का मैंने एग्जांपल लिया कि 1 का भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, बट 3 का भी भाग जाता है। 1 को छोड़ दिया, 9 को खुद को छोड़ दिया, उसके अलावा एक और संख्या 3, उसका भी भाग जाता है। इसका मतलब वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, जीरो काउंट नहीं होता। प्राइम और कॉम्पोजिट में जीरो काउंट नहीं होता। परफेक्ट नंबर्स की अगर मैं बात करूं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। 6 जो है वो परफेक्ट नंबर क्यों है, और 7 जो है वो परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, 8 परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, 9 परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, 28 परफेक्ट नंबर क्यों है, 15 परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है। ये सब हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया। ट्विंस, कोप्राइम, कोप्राइम आपने समझ ही लिया कि कोप्राइम किसको बोलते हैं। अगर हम गुणनखंड करते हैं 18 और 15 के गुणनखंड में एक को छोड़ के, क्योंकि एक तो सभी में ही आएगा, एक को छोड़ के अगर कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो वो कोप्राइम हो जाएंगी। ट्विन हमने देख लिया कि आपको सबसे पहले प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि अभाज्य संख्याएं देखनी है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अभाज्य के अंदर भी 3 और 5 उनके बीच में गैप 1 का ही होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा गैप है, जैसे कि क्या था अपना 19 और 23 था, 19 और 23 के अंदर 3 का गैप है, 19 और 23 के अंदर 3 नंबर आते हैं, 20, 21 और 22, ये 3 नंबर आते हैं, मतलब कि ये ट्विन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। कॉन्जिक्यूटिव बस वही होता है कि कंटिन्यूअस 15, 16, 17, 18 ये जो आते हैं ना नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव में 15, 16, 17, 18, 19 ये जो नंबर आते रहते हैं ऐसे कंटिन्यू आने चाहिए, इनके बीच में सिर्फ 1 का ही गैप होना चाहिए, वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे क्या समझा? परफेक्ट स्क्वायर पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का, मतलब कि 3 की स्क्वायर करोगे परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपना क्या 36 है, किसका है? 6 का है। 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बस वही परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि मतलब आपने देखा कि 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। आपने देखा कि क्या बोलते हैं 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिनका आप रूट कर दें तो आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। 2 जो है ना, √2 कर देना, 2 की अगर हम रूट कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 1.414, इस तरीके से आगे नंबर मिलेंगे हमें। वहीं पे अगर हम 4 का रूट कर देना तब हमें 2 मिल जाएगा। परफेक्ट है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया मतलब, तो यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। परफेक्ट क्यूब, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। 1 जो है इसके अगर आप क्यूब कर देना इस तरीके से तो आपको 1 मिल जाएगा। आप अगर ऐसे मान लो कि 2 की क्यूब करेंगे ना तो आपको परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे दशमलव में नंबर मिलेगा, आपको डेसिमल्स में नंबर मिलेगा, आपको पट्टे में ऐसे करके नंबर मिलेगा, आपको परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप 8 की क्यूब कर दें तो आपको इसका आंसर 2 मिल जाएगा, मतलब कि 2 की क्यूब करने पर आपको 8 मिलता है। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो होगा। यही आपका सिलेबस है। आगे अगर हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, अगर इतना पढ़ा है तो। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, कि 1 से शुरू हो गए और इनफाइनाइट तक जो नंबर्स आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर 0 नहीं हो सकता है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, दशमलव पॉइंट की संख्या नहीं हो सकते हैं। भिन्न संख्याएं जो बट्टा में आती है ना, 4/5 क्या होता है? ये नेगेटिव, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। 4/5 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल का सीधा सा है, 1 से शुरू करो, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, खत्म कर दो इनफाइनाइट तक। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर एंड 0। ये यहां तक नेचुरल नंबर है एंड 0 इसके आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये होल नंबर हो जाएगा। यहां तक ये नेचुरल है, यहां तक ये प्राकृत संख्या है, बट इसके आगे अगर मैं बात करता हूं ना, अगर 0 लगाने की तो वो होल नंबर, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसमें भी वही लॉजिक है, नेगेटिव नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, दशमलव जो है वो नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक संख्याएं ये नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा 0 से लेके 1 तक, यहां तक इनफाइनाइट तक अगर आप काउंटिंग करते जाते हैं तो वो सारी की सारी होल नंबर होती है, वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 3 नंबर पे अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, इंटीजर हिंदी में जिसको बोलते हैं पूर्णांक, तो ऑल दी होल नंबर्स एंड देयर रिफ्लेक्शन, नेगेटिव रिफ्लेक्शन एंड 0, इसमें से दशमलव भिन्न नहीं होना चाहिए। मतलब कि नेगेटिव इनफाइनाइट से आप लेके आ जाओ, काउंटिंग करते करते -3, -2, -1, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बस काउंटिंग करते जाओ इनफाइनाइट तक।
बट ये होने कंप्लीट नंबर चाहिए, इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं दे सकते आप। ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक आया और फिर 1.1, वो फिर यहाँ पे इंटीजर में काउंट नहीं होगा। दशमलव नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। 1/10 क्या होता है? 1/10 पूर्णांक नहीं होता है। 1/10 1/10 पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक के लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी दशमलव भिन्न नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये वैल्यू होनी चाहिए। रैशनल नंबर 4 नंबर पे हमारा आता है रैशनल। हमने कंप्लीट डिटेल में ये पढ़ चुके हैं, हम तो बस डेफिनेशन जो है उनको रिपीट कर रहे हैं। रैशनल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। p बाई क्यू मतलब कि अगर आप बट्टा में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब p और q क्या है? p और q पूर्णांक है, p और q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और जीरो को ऐड करके लेना है, मतलब कि माइनस का कंप्लीट नंबर होना चाहिए। यहां पे रैशनल नंबर में p और q जो है उनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। यहां पे आप क्यों कर लेना, मैंने यहां पे p ही लिखा हुआ है, कोई मेरे से गलती से लिखा होगा। और दूसरी चीज q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। p जो है वो जीरो हो सकता है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप क्यों जीरो रखते हैं ना तब उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते आप। जब भी बट्टा में क्यों होता है ना, बट्टा में जीरो होता है, सॉरी, जब भी बट्टा में जीरो होता है, ऐसे देखो कि 0/1 इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, बट 1/0 इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है अभी तक। इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहां पे 1/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्यों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसके अंदर रैशनल के अंदर जो है ना सारे के सारे जो मैंने ऊपर पढ़े हैं ना, नेचुरल हो गया, अपना क्या होल नंबर हो गया, अपना इंटीजर हो गया, ये सारे अगर मैं डाल दूं तब जाके रैशनल बनते हैं। और उसके अलावा जो बट्टा की संख्या होती है, जो भिन्न संख्याएं होती हैं, जो माइनस की संख्याएं होती हैं, जो कंप्लीट संख्याएं होती हैं, उन सबको अगर मैं रख दूं तो वो रैशनल हो जाएगा। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अभी तो हम बस रिवीजन कर रहे हैं। अब उसके बाद में इंटीजर होते हैं, वो भी रैशनल हो सकते हैं। तो इंटीजर रैशनल किस तरीके से? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो और माइनस की जितनी भी संख्या है, इंटीजर तो वही होते हैं। इंटीजर रैशनल ही है। इंटीजर रैशनल का एक पार्ट है, हम ऊपर पढ़ के आए आसानी से। जो डायग्राम था ना, जो डायग्राम था, मैं आपको दिखाता हूं यार, आपको दिखाता हूं, कहां पे गया ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि रैशनल जो है इसके इंटीजर और नॉन इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर में जितनी भी पूर्ण संख्याएं, सॉरी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं आती हैं, जैसे कि माइनस की संख्याएं, जीरो और जितनी भी वैसे पॉजिटिव की संख्याएं, वो सारी की सारी इंटीजर में आ गई। बची हुई जो बट्टा की संख्या बची कि 7/11 माइनस 7/11, ये अब इंटीजर में तो नहीं आ सकती, तो ये नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम डेफिनेशन में कहां पर थे? इरेशनल, ये रैशनल हो गया। इरेशनल के ऊपर आते हैं, इरेशनल के ऊपर आते हैं, कहां पे गया? हाँ, इरेशनल नंबर के ऊपर आते हैं। इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन, देयर डेसिमल गो ऑन इन्फिनिटी विदाउट एवर फॉलिंग इनटू ए रिपीटिंग पैटर्न। मतलब वो संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। रूपाई है, इसको p बाई क्यू में कैसे लिखोगे? 22/7 हमें बस पढ़ाया जाता है कि 22/7 आप यूज कर लो ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। वैल्यू जो है एक होता है कि भाई आपकी वैल्यू है 4, एक आपकी वैल्यू है 3.9999999999999999, ऐसे करके आपकी वैल्यू आई। तो वो 4 जो है हम ऐसे उठा लेते हैं कि लगभग 4, उसी के लिए 22/7 यूज किया हुआ है। वैल्यू 3.41459 और ऐसे ये चलती जाती है, बट आसानी हो कैलकुलेशन के लिए इसके लिए 22/7 हम लिखते हैं। तो 22/7 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है, बट पाई की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, अगर आपसे इससे पूछे ना पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछे 22/7 क्या है, 22/7 रैशनल है। आपको पूछे 3.1459 और ऐसे वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है विदाउट एवर फॉलिंग इन ए रिपीटिंग पैटर्न, मतलब उनमें कोई भी पैटर्न नहीं है, मतलब इनका दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता, न खुद को दोहराता है। यहाँ पे ये दशमलव जो है ना ये इनफाइनाइट तक जाता है, आज तक वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है इसकी। और यहाँ पे ये जो है कोई भी पैटर्न में भी फॉल नहीं करता। √2 इसकी वैल्यू 1.4142 और ये 63 ऐसे करके चलती जाती है, कोई भी पैटर्न नहीं है इसका, ये इनफाइनाइट तक चलती ही जाएगी।
कभी नहीं रुकेगी। इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे 1.414141 ऐसे चलता ना इनफाइनाइट तक, तब वो रैशनल नंबर हो जाता। बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है ना, 4141 का कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे तो 4142 फिर 63 ऐसे पैटर्न करके आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जो है ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आता है। होप करता हूं ये यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर जितने भी नंबर हमने पढ़े नेचुरल 1 से शुरू होने वाले, होल नंबर 0 1 2 3 4 5, फिर आते हैं इंटीजर जो -5 6 7 ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, इंटीजर के बाद में रैशनल नंबर जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो बट्टा की संख्याएं होती हैं, जो माइनस में बट्टा की संख्याएं होती हैं, जो डेसिमल जो डिफाइन किया जा सकता है, जैसे 0.1 है 1/10 उसको लिख सकते हैं, वो सारी की सारी रैशनल संख्याएं। इर्रेशनल जो पाई हो गया, जो ऐसे √2 हो गया, ये सारी की सारी संख्याओं को अगर मैं एक जगह रख दूं ना, ऐसे मुट्ठी में ऐसे एक करके रख दूं, तो वो सारा का सारा रियल नंबर होता है। क्या कहा गया है, इफ ए नंबर कैन एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन ए कंटिन्यूअस इनफाइनाइट फिजिकल नंबर लाइन, इट बिलोंग्स हियर। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल टुगेदर इन वन मैसिव ग्रुप, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाने पर जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। सारों को मिला के अगर आप एक जगह रख दोगे, -3 क्या है, -3 इंटीजर भी है, -3 रैशनल भी है, उसके बाद में -4 इंटीजर भी है, -4 रैशनल भी है, -2 इंटीजर है रैशनल है, 3/2 रैशनल है, फिर -1/2 रैशनल है, 4/9 रैशनल है, 5/11 रैशनल है, 22/7 रैशनल है, पाई इर्रेशनल है, अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है। इन सबको अगर मैं एक साथ मिला के लिख देता हूं, रियल नंबर हो जाएगा। अगला नंबर इंटीजर का, ये मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर जो है उनको पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर वही पूर्णांक संख्या है, माइनस से शुरू होकर और प्लस तक जाती है। पॉजिटिव 1 से शुरू होने वाली ये नेचुरल नंबर भी होते हैं, फिर 0 इनके बीच में आ गया, फिर माइनस की संख्याएं हो गई, बस इतना ही है इंटीजर का। तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, सम संख्या। मैंने बताया आपको एनी इंटीजर, इंटीजर मतलब कि माइनस से लेके 0 और प्लस की, दैट कैन बी डिवाइडेड परफेक्टली बाई 2। नंबर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 0.22 लेके आ जाओ, आप 32/11 लेके आ जाओ कि 2 से भाग दे दो भाई, यहाँ पे तो 16/11 आ जाएंगे। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलेंगे। -4 एक सम संख्या है, 0, अब बोलोगे 0 में कैसे भाग जाएगा, 0 में 0 बार भाग जाएगा भाई, अभी बता के आए हूं। 0 में अगर आप किसी नंबर का भाग दोगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाए क्या दिक्कत है, 2 में भाग जाएगा, 8 में भाग जाएगा, 4 में भाग जाएगा, तो वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। फॉर्मूला होता है 2n, मतलब कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, n जो है वो यहाँ पे इंटीजर है, n की वैल्यू माइनस से लेके 0 और प्लस तक जाती है। ओड संख्याएं, इवन संख्या, सॉरी ओड संख्या, विषम संख्या, एनी इंटीजर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से आप भाग दोगे और 1 बचेगा उसके पीछे, 2 तो बच ही नहीं सकता ना, 2 बचेगा तब तो 2 का पूरा भाग चला जाएगा। 3 -3 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो -1 1 बचता है। अगर आप 1 में भाग देते हो 2 का, तो 1 में तो भाग वैसे ही नहीं जा रहा ना, तो ये तो सीधा वैसा ही बच गया। अगर हम ऐसे 1 में 2 का भाग देते हैं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाग टूट गया, भाग टूट गया, तो पॉइंट आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बार 1 ही बच गया शेषफल में। 7 में अगर भाग देते हैं 6 तो पूरा पूरा जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अगर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है तो वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, अभी आपको अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड बाई इटसेल्फ, वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों। 2 दिया हुआ है, 3 5 7 11 13 17। 2 को आप 2 से विभाजित कर सकते हो, 2 को आप 1 से विभाजित कर सकते हो। तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप 2 में पूरा पूरा भाग दे सकें। तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, वो एक अभाज्य नंबर होगा। 3 में 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, तीसरे किसी भी नंबर का नहीं जाता। तो ये जो है ये भी एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। सेम 5 7 11 13 17।
ये सारी की सारी संख्याएं हैं जिनमें एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है। 13 मैंने लिखा तो इसमें एक का भाग, एक का तो सभी में जाता है और खुद का भाग जाता है, 13 का खुद का भाग भी जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो प्राइम संख्याएं हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कॉम्पोजिट का ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिट की, तो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1, एक से तो सभी संख्याएं होती हैं, बाई इटसेल्फ, खुद से भी सभी संख्याएं होती हैं, एंड अदर नंबर एज वेल। ये क्या लिख दिया, एंड अदर नंबर एज वेल, मतलब कि एक संख्या वे संख्याएं जो एक से स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जो संख्याएं, 4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, तो ये तो यहां पे भी जा रहा था सर, 1 का जा रहा था, 13 का जा रहा था, 13 भी नहीं, यहां पे सिर्फ 1 और 4 का नहीं जा रहा, यहां पे 1 2 का भी जा रहा है, यहां पे 1 2 का भी जा रहा है, यहां पे 1 का जा रहा है, यहां पे 4 का जा रहा है, यहां पे 1 2 का भी जा रहा है। मतलब 1 के और खुद के अलावा, 4 खुद है ना, यहां पे खुद के अलावा अगर किसी भी नंबर का भाग जाता है तो वो जो है वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। इतना सा, कितना सिंपल है ये। 6 जो है उसके अंदर 1 का भाग जाता है, 6 के अंदर 2 का भाग जाता है, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, 6 के अंदर 6 का भाग जाता है, तो 1 को छोड़ दो, 1 का तो जाएगा यार, 6 को छोड़ दो, खुद का भी तो जाएगा सर, 2 और 3 का तो जा रहा है ना, 1 और 6 को छोड़ के 2 और 3 का जा रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो एक भाज्य संख्या है। इतना सिंपल है ये। आगे जितने भी नंबर है, तो 1 खुद को छोड़ के अगर किसी का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है, 1 और सिर्फ खुद का ही जाता है, किसी और का नहीं जाता है, तो वो अभाज्य संख्या है। इतना आसान है। परफेक्ट नंबर, व्हाट ए नंबर भाई, परिपूर्ण संख्या। तो ए नंबर whose smaller building blocks perfectly add up to equal the original number, वह संख्या जिसके सभी छोटे गुणनखंडों का योग ठीक उसी संख्या के बराबर होता है। हमने एग्जाम्पल लिया था 6 का, हमने एग्जाम्पल लिया था 7 का, हमने एग्जाम्पल लिया था 8 का, हमने एग्जाम्पल लिया था 9 का, हमने एग्जाम्पल लिया था 15 का, हमने एग्जाम्पल लिया था 28 का। 6 का हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई 1 का जाता है भाग, 2 का जाता है, 3 का जाता है। 6 को हम खुद रखेंगे नहीं, 6 में तो जाएगा ही ना, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इनको अगर मैं ऐड करता हूं ना, जोड़ता हूं, तो इसकी वैल्यू 6 आती है, तो ये जो है इस नंबर के बराबर आ रही है जिसके हमने गुणनखंड किए। मतलब कि इनको जोड़ने पर अगर 6 आता है, उसी नंबर के बराबर आता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। 7 में 1 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, तो 1 को आप 7 के बराबर नहीं रख सकते। 1 को किसके साथ जोड़ूं, 1 को 0 के साथ जोड़ना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू 7 के बराबर नहीं आती है, मतलब 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 को अगर मैं तोड़ता हूं, 8 के गुणनखंड करता हूं, तो 1 आता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, और 8 को खुद को तो रखना ही नहीं है। 7 जैसे हमने यहाँ पे 7 को नहीं रखा, जैसे यहाँ पे हमने 6 को नहीं रखा, खुद को नहीं रख सकते। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, इसकी वैल्यू 7 आती है, अगर इसकी वैल्यू 8 होती तो 8 जो है वो परफेक्ट नंबर हो जाता, बट यहाँ पे 8 वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 8 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 के लिए 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, फिर उसके बाद में किसी का भी भाग नहीं जाता, तो जिन जिन का भाग जाता है ना उनको ऐड करो आप, उनकी वैल्यू 4 आ रही है, उनकी वैल्यू 9 नहीं आ रही है, नंबर के बराबर नहीं आ रही है। अगर नंबर के बराबर नहीं आ रही है तो वो परफेक्ट नंबर कैसे होगा, वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 15 का भी इसी तरीके से था। 28 का जो है वो था 1 2 और उसके बाद में 4 था, उसके बाद में 7 था, उसके बाद में 14 था। इनको जब मैं जोड़ता हूं और अगर इनकी वैल्यू 28 आती है तो वो एक परफेक्ट नंबर होता है, और इसकी वैल्यू 28 ही आती है, तो ये जो है एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ये परफेक्ट नंबर का लॉजिक था, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है भाई, अभी तो बस रिवीजन कर रहे हैं। फिर आते हैं को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स दैट शेयर एब्सोल्युटली नो कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज नंबर कैन बी कॉम्पोजिट ऑल्सो। मतलब कि जरूरी नहीं है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई और समान गुणनखंड न हो, वे आपस में कोई भी गुणनखंड साझा नहीं करती हैं। जरूरी नहीं है कि वे संख्याएं अभाज्य हों। मैंने इसका लॉजिक सिंपल सा दिया था। 8 जो है वो भाज्य संख्या है, 15 जो है वो भाज्य संख्या है, फिर भी ये जो है ये कोरिलेटिव संख्याएं हैं, को प्राइम है। 7 और 13 ये प्राइम संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और ये भी जो है को प्राइम संख्याएं हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, प्राइम है, को प्राइम है, प्राइम है और कॉम्पोजिट है, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी संख्या अगर
उनके गुणनखंड, जैसे कि 8 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 15 के गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 खुद हो गया। 1 के अलावा इन दोनों के गुणनखंड में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। अगर इनके अंदर कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये आपस में को प्राइम नंबर हो गए। इतना सिंपल है। 7 में अगर मैं इसको तोड़ता हूं, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया। इनके अंदर सिर्फ ये एक ही मिल रहा है, बाकी इनमें कुछ भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये भी को प्राइम है, को प्राइम है। अगर मैं 9 का और 15 का एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं तो 1 इसका ये हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे इसका 1, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। यहाँ पे 1 तो मिल ही रहा है, 1 तो सभी मिल रहा है, बट यहाँ पे 3 जो है वो भी मिल रहा है। अगर 3 भी आपस में मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 के अलावा कुछ भी अगर मिलता है तो ये जो है ये को प्राइम नहीं हो सकते। ये को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि इनके गुणनखंडों में ना एक और ऐसा नंबर है जो आपस में मिल गया है, सिमिलैरिटी आ गई है, समान आ गया। ट्विन नंबर्स, अब हमें बस ट्विन नंबर्स पढ़ना है। 2 प्राइम नंबर्स, पहली चीज देख लेना, प्राइम लिखा है, अभाज्य संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट आर एज क्लोज टुगेदर एज प्राइम नंबर्स कैन पॉसिबली बी सेपरेट बाई जस्ट 1 इवन नंबर। मतलब कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर ठीक 2 हो। 3 और 5 के बीच का अंतर, 3 और 5 के अंदर जो अंतर है वो कितने का है? ठीक 2 का अंतर है। 11 और 13 के अंदर कितने का अंतर है? सिर्फ 2 का अंतर है। 17 और 19 के बीच में कितने का अंतर है? सिर्फ 2 का अंतर है। इनके बीच में सिर्फ एक जो है क्या बोलते हैं, एक भाज्य संख्या आती है, एक भाज्य संख्या आएंगी इनके बीच में सिर्फ एक सम संख्या आएगी, इवन संख्या आएगी इनके बीच में, सिर्फ एक इवन संख्या। 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, 13 और 11 के बीच में 12 आएगा। सिर्फ एक ही संख्या है जो आ रही है, 41 और इसके बीच में 42। ये सारी की सारी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी सम संख्याएं, ये सारी की सारी इवन नंबर्स हैं। और इससे ज्यादा क्लोज आप क्या लेके आओगे? 3 और 5 जो है वो आपस में ट्विन प्राइम्स हैं। उसके आगे अगर मैं देखता हूं तो लास्ट जो आपका बचता है वो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं। तो नंबर्स दैट सिट राइट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन दी नंबर लाइन इन एन अनब्रोकन चेन, वे संख्याएं जो एक के बाद एक लगातार क्रम में आती हैं और उनके बीच में हमेशा एक का अंतर होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक का अंतर है, इनके बीच में सिर्फ एक का अंतर है। जो आपस में बैठी हुई है, आपस में इनके बीच में सिर्फ एक का अंतर है। तो ऐसी संख्याओं को कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। ये इतना कुछ सीरियस नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बस नंबर्स में दिया हुआ तो मैंने इसको पढ़ा दिया। इसके आगे हमने बस ये डिस्कस किया है क्या क्या कैसे कैसे संख्याएं होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर्स का आपका यहीं तक था। हमने आज नंबर्स को पढ़ लिया है बहुत ही ज्यादा कंप्लीट डिटेल में। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लेने हैं। आपको मैं लिंक दूंगा, आपको लिंक जो है बायो में मिलेगी। कहाँ, किस चीज की? टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी। आपको वहां पे जाना है, आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके, आप वहां से पढ़ सकें। और जब यहाँ पे आपने पूरी क्लास ली होगी, वहां पे आप जाके 2 या 3 बार रिपीट कर लेंगे। मैंने जो पहली मेरी क्लास हुई थी ना, जिसमें मैंने बताया था कि भाई हम ये वाला सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये वाला सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसमें मैंने एक ही चीज बोली थी कि मैं आपको परोस के दूंगा। आपकी जो गारंटी मैं ले रहा हूं ना, ऐसे ही नहीं ले रहा हूं, मैं आपको परोस के दूंगा। आपको बस एक चीज करनी है, आपको बस उसे खाना है। मैंने आपको थाली में दिया, थाली आपके पास में, आपको बस उसे खाना है। मैंने आपको परोस दिया है, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने आपको परोस दिया है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, इसको रिपीट करना है 2-3 बार। 2-3 बार अगर आप इसे खा लेंगे ना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा नंबर वाला ये वाला सिस्टम। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि नेचुरल किसे कहते हैं, होल किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, रैशनल इरेशनल, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको फिर क्या पढ़ा हमने, क्या था, कॉन्जिक्यूटिव वगैरह ये हो गया, फिर प्राइम हो गया, फिर क्या था, कॉम्पोजिट हो गया, ओड इवन हो गया, जितने भी नंबर हमने पढ़े, रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या, इनमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना अगर आप कर लेते हैं, आपको बस रिपीट करना है। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी ज्वाइन कर लो। वहां पे भी आपको अपडेट जो है मिलती रहेंगी कि किस तरीके से हमारी क्लास होने वाली है। ये क्लास आप जब भी देख रहे हैं, प्लीज जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है, मैंने जितनी डिटेल में आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बस फॉलो कर लेना यार, और क्या ही बोलूं मैं।